हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आइए इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं वेस्ट बंगाल कोयला घोटाला। इन डिटेल समझेंगे ये कोयला घोटाला क्या है। साथ में दो शब्द बहुत चर्चा में हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, सेल कंपनियां। तो इन्हें भी अच्छे से समझेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, सेल कंपनियां क्या हैं, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो तनाव चल रहा है उसे भी इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को आरबीएल एकेडमी पर मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो भारत की राजनीति, क्राइम और इलेक्शन फंडिंग के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्ते को सामने लाता है। ये मामला है पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले का। इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को शक है कि स्कैम से जो काला धन कमाया गया उसका इस्तेमाल आईपैक जैसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को फंड करने के लिए हुआ। जब ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तरों पर छापा मारा तो ये पूरा मामला नेशनल हेडलाइंस में आ गया। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल यही उठता है कि ईडी ने एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर छापा मारा ही क्यों। देखिए, जांच एजेंसी का ये आरोप है कि आईपैक को जो पेमेंट दी गई उसका एक हिस्सा उस ब्लैक मनी से आया था जिसे पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों के कोयला चोरी घोटाले से कमाया गया था। और बस इसी मनी ट्रेल की जांच के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई। लेकिन इस घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की परतों में उतरने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आईपैक जैसी संस्थाएं आखिर होती क्या हैं और ये काम कैसे करती हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो राजनीतिक पार्टियों को अपनी सर्विस देती हैं। आसान भाषा में कहें तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एक ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पॉलिटिकल पार्टियां एक कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करती हैं। इनका मेन काम होता है डेटा एनालिसिस, ग्राउंड सर्वे और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बेस पर पार्टियों को सलाह देना। आजकल के चुनावों में इनका रोल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इनका काम ना मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला, इलेक्शन से पहले की स्ट्रैटेजी। इसमें ये बूथ लेवल का डेटा जमा करते हैं, लोगों के मुद्दे समझते हैं और पार्टी के लिए पूरा कैंपेन, नारे और मैसेजिंग तैयार करते हैं। दूसरा स्टेप है इलेक्शन वाले दिन का मैनेजमेंट। इसमें बूथ मैनेजमेंट से लेकर वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने की पूरी जिम्मेदारी शामिल होती है। और तीसरा, चुनाव के बाद अगर पार्टी जीत जाती है तो ये सरकार को उनकी योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने और उन पर पब्लिक का फीडबैक लेने में भी हेल्प करते हैं। अब यहाँ एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर इन कंसल्टेंसी फर्म्स का काम इतना प्रोफेशनल और लीगल है तो फिर ये सारा विवाद क्यों है। असल में प्रॉब्लम इनके काम में नहीं, बल्कि इनको जो पेमेंट की जाती है उसके तरीकों में छिपी हो सकती है। असल में होता यह है कि इन फर्म्स की सर्विसेज बहुत बहुत महंगी होती हैं, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चुनावी खर्चों पर एक लिमिट लगाई हुई है तो पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर इन पेमेंट्स को अपने ऑफिशियल अकाउंट से दूर रखने की कोशिश करती हैं। इसलिए पेमेंट को घुमा फिराकर कई बार कैश में या किसी थर्ड पार्टी वेंडर के जरिए किया जाता है, और बस यहीं से ब्लैक मनी के इस्तेमाल का रास्ता खुल जाता है जो इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां से इस कथित काले धन की शुरुआत हुई, यानी पश्चिम बंगाल का कोयला घोटाला। जांच एजेंसियों का यही मानना है कि ये वो क्राइम है जिससे पैदा हुए पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चुनावी प्रोसेस में डाला गया। ये घोटाला कोल इंडिया की ही एक सब्सिडरी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़ा है। आरोप यह है कि अनूप मांझी नाम के एक शख्स ने एक पूरा सिंडिकेट बनाकर बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से कोयला निकाला। इस काम में लोकल माफिया, ट्रांसपोर्टर्स और यहां तक कि कुछ पुलिस और सीआईएसएफ के लोगों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है। और देखिए, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बिना किसी ऊंची राजनीतिक पहुंच के काम नहीं कर सकता। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि इस अवैध कोयला माइनिंग और सेलिंग से करीब 2700 करोड़ रुपए का कालाधन बनाया गया। ये आंकड़ा इस स्कैम के साइज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी रकम सिस्टम से बाहर जनरेट की गई। तो सवाल यह है कि ये 2700 करोड़ रुपए का कालाधन आखिर आईपैक तक पहुंचा कैसे। इस सवाल का जवाब मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। चलिए अब उस कथित मनी ट्रेल को समझते हैं जिसे ट्रैक करने का दावा जांच एजेंसियां कर रही हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग आखिर है क्या। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे यानी ब्लैक मनी के सोर्स को छिपाया जाता है। इससे कई मुश्किल लेन देन और फर्जी कंपनियों, जिन्हें शेल कंपनियां कहते हैं, के नेटवर्क से ऐसे घुमाया जाता है कि वो लीगल या वाइड मनी लगने लगे।
इस केस में आरोप ये है कि मनी ट्रेल 4 स्टेप्स में काम कर रहा था। पहला, कोयला घोटाले से ब्लैक मनी इकट्ठा की गई। दूसरा, इस पैसे को शेल कंपनियों के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में डाल दिया गया। तीसरा, कई संदिग्ध लेन-देन के जरिए पैसे के असली सोर्स को पूरी तरह से गायब कर दिया गया। और आखिर में इस साफ किए गए पैसे को पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। जांच के मुताबिक घोटाले से कमाए गए 2700 करोड़ रुपए में से लगभग 20 करोड़ रुपए कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस ने आईपैक को उनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे कि वेंडर मैनेजमेंट और कैंपेन लॉजिस्टिक्स के लिए दिए थे। यहाँ इस पूरे मामले का सबसे जरूरी कानूनी पहलू है, इसे ध्यान से समझिए। किसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म जैसे आईपैक को हायर करना अपने आप में कोई जुर्म नहीं है। जुर्म तब बनता है जब उस फर्म को पेमेंट करने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हुआ है वो किसी गैर कानूनी काम या क्राइम से कमाया गया हो। पूरा का पूरा केस इसी एक लाइन पर टिका है। ईडी की रेड के बाद ये मामला सिर्फ एक कानूनी जांच न रहकर एक बड़ा पॉलिटिकल विवाद बन गया। अब देखते हैं कि जांच एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं, इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं और इस केस का अभी का कानूनी स्टेटस क्या है। इस मामले पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जोरों पर हैं। एक तरफ बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने जानबूझकर इस घोटाले को होने दिया ताकि पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस का यह कहना है कि केंद्र सरकार चुनावों को प्रभावित करने के लिए ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। इस केस की जांच में 2 सेंट्रल एजेंसियां शामिल हैं और उनके रोल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीआई जो है वो मेन क्राइम की जांच कर रही है, यानी कोयला चोरी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, और ये जांच इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत हो रही है। वहीं ईडी का फोकस फाइनेंशियल क्राइम पर है, यानी घोटाले से बने पैसे के लेन देन यानी मनी ट्रेल की जांच, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत होती है। तो अब सवाल यह है कि केस पहुंचा कहां तक है। देखिए, अभी ये मामला प्री चार्ज आर्ग्यूमेंट के स्टेज पर है। इसका मतलब है कि जांच एजेंसियों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर ली है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक फॉर्मली चार्जेस तय नहीं किए हैं। इस स्टेज पर किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है, क्योंकि हमारे कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति तब तक बेगुनाह माना जाता है जब तक कि उस पर दोष साबित ना हो। इस मामले का आखिरी फैसला चाहे कुछ भी हो, ये भारत में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से जुड़े कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पॉलिटिकल फंडिंग के जो मौजूदा नियम हैं उनमें ऐसी कमजोरियां हैं जो ब्लैक मनी के इस्तेमाल को बढ़ावा देती हैं, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कोयला घोटाला डिटेल में समझ में आया होगा। आप सभी से एक प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या करना चाहिए? आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।